नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच टेक कंपनी फंड द डीजीवानी कॉल सेंटर सेटअप रिसेंटली बाय नास्को। चलिए आपको बताना है कि डीजीवानी कॉल सेंटर जिसको सेटअप किया गया था नास्कॉम के द्वारा, उनको कौन फंड करता है? क्या माइक्रोसॉफ्ट फंड करता है, गूगल, ट्विटर या मेटा? तो आपको बताना है इन चारों में से कौन है जो डीजीवानी कॉल सेंटर को फंड प्रोवाइड करवा रहा है। चलिए, तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ट्विटर और मेटा, इनमें से सही आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि गूगल। ठीक है, अब देख लेते हैं कि यह है क्या। देखिए, नास्कॉम जो है, नास्कॉम ने अभी एक सेटअप किया था वुमन फार्मर्स को मदद करने के लिए, उनके बिजनेस के लिए। क्या नाम दिया था? डीजीवानी कॉल सेंटर। और इनमें उन्होंने टारगेट किया है पायलट बेसिस पे 20,000 रूरल वुमन एंटरप्रेन्योर्स, जो कि 6 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, हरियाणा और राजस्थान, इन 6 राज्यों में उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के बेस पे 20,000 महिलाओं को एक सर्विस प्रोवाइड करवाना शुरू किया हुआ है, जिनको फंड किया जाता है गूगल के द्वारा। ठीक है, चलो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में इनमें से क्या सही है। आपको पूछा है करेक्ट सेंटेंस। अब आपको पता होगा, एक आता था सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और यह आता है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। ठीक है, तो आपको दोनों के बारे में अगर कंसेप्ट क्लियरिटी होगी तभी आप ऐसे सवाल का जवाब दे पाएंगे। पहला सेंटेंस क्या पूछ रहा है? These are bond issued by any sovereign entity, intergovernmental groups और alliance and corporates। अब नाम में ही लिखा है सोवरेन, तो या तो कोई कंपनी होगी, क्या कोई ग्रुप होगा, अलायंस होगा, कोई कॉरपोरेट होगा, ठीक है, या तो फिर इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो यह सोवरेन बॉडी जो होती है उनके द्वारा इसको इश्यू किया जाता है। यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा, the proceeds of the bonds are utilized for project classified as environmentally sustainable। यही तो बात है ना भैया कि उनको ग्रीन बनाते हैं। ठीक है, कि इसका पैसा एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट में यूज किया जाएगा। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, देखिए देख लेते हैं हम अभी रिसेंटली क्यों यह न्यूज़ में था। तो पीएफआरडीए के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा था कि रेगुलेटर इज कीन ऑन पेंशन फंड्स इन्वेस्टिंग इन सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स में अगर कोई पेंशन फंड इन्वेस्ट करवाना चाह रहा है तो उसके बारे में एक बार सही से रेगुलेशन की ओर उन्होंने ध्यान खींचा था। ठीक है, चलो हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बता रहा है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। आपको प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में सही सवाल बताने हैं। देखिए, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरुआत में लाई गई थी एलआईसी के द्वारा और शुरुआत में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8%। यह 8% क्या था कि एक साथ हमारे सीनियर सिटीजन इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद मंथली या अर्ली फिक्स अमाउंट का पेंशन पा सकते हैं। तो इनके लिए यह स्कीम थी। अभी क्या पूछ रहा है? सीनियर सिटीजन अबव द एज ऑफ 60 कैन मेक लम्प सम इन्वेस्टमेंट एंड कैन मंथली और ईयरली पेंशन। बिल्कुल, अभी तो मैंने आपको बताया। और PMVY यानी कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 31 मार्च 2023। यह भी बिल्कुल सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अब देख लेते हैं यह क्यों न्यूज़ में था। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि इन्होंने 5 साल पूरा किया है। किन्होंने
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ठीक है, यह जो स्कीम है, यह स्कीम 5 साल पूरा हुआ है और उनको अभी एक्सटेंड किया हुआ है 31 मार्च 2023 में। ठीक है, इनमें अभी करंटली सुधार करके 7.40% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है कमीशन ऑन जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में, यानी कि CGRFA के बारे में क्या पूछा है। हाउ मेनी ऑफ द सेंटेंस आर करेक्ट, यह 3 में से कितने सेंटेंस सही है। देखो पहला सेंटेंस, इट इज अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी दैट डील्स विथ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही बात है। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दिस कमीशन, बिल्कुल सही बात है। द कमीशन डेवलप्स ग्लोबल प्लान ऑफ एक्शन, कोड ऑफ कंडक्ट, अदर पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स एंड मॉनिटर्स और उनका इम्प्लीमेंटेशन। तो यह सब काम CGRFA कर रहा है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों सेंटेंस सही है, इसीलिए हमारा आंसर आएगा A, ऑल 3 आर करेक्ट। ठीक है, अभी अगर हम देख लेते हैं उनके बारे में, तो क्या हुआ था कि रिसेंटली डेलीगेट्स हमारे पूरे दुनिया में से इकट्ठा हुए थे 19 सेशन के लिए, किनके, CGRFA के लिए रोम इटाली में इकट्ठा हुए थे। तो यह बॉडी न्यूज़ में थी। ठीक है, जिनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1983 में, जब क्या हुआ था, इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। करंटली इनमें 179 कंट्रीज मेंबर्स है और इंडिया उनमें से एक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, इन्होंने एसोसिएट किया था कौन से इंस्टीट्यूट के साथ और रिलीज किया है IEA ऑयल 2023 सप्लाई एंड डिमांड डायनेमिक्स 2028 रिपोर्ट। देखिए रिपोर्ट बहुत छोटा है, लेकिन यह रिपोर्ट एनर्जी सेक्टर से साथ जुड़ा है तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है उनमें इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया कर रहा है रूस से क्रूड ऑयल परचेज करने का, उसको इंडिया में प्रोसेस करने का और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करने का EU में। ठीक है, EU डायरेक्टली रशिया से अपना इंपोर्ट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे इंडिया वाकई में बहुत ही मजबूत स्थिति में है। तो एनर्जी सेक्टर काफ़ी न्यूज़ में करंट में बना हुआ है, तो हमें ऐसे रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए, जिनका सही आंसर होगा ऑप्शन C, पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल। ठीक है, हाँ, तो यह रिपोर्ट क्या था, किन्होंने लॉन्च किया था, यह सब हमने देख लिया। चलिए, ये थे हमारे करंट वाला सेक्शन। अब हम चलते हैं हमारे अगले सेक्शन स्टैटिक की ओर, जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको एड्रेस करना है, Which one of the following is not an instrument of selective credit control in India? देखिए आपको बताना है इन 4 में से सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कौन सा नहीं है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि किसी भी देश के लिए MPC यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी और फिस्कल पॉलिसी, यह 2 चीज़ सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एक हमारी गवर्नमेंट एंजॉय करती है उनमें, और दूसरे में हमारी सेंट्रल बैंक यूज़ करती है, जो कि हमारे यहाँ पे कौन है, RBI है। ठीक है, अब MPC में 2 टाइप्स होते हैं, एक आपके क्वांटिटेटिव होते हैं और दूसरे आपके क्वालिटी होते हैं। तो क्वांटिटी में हम क्या आते हैं, क्वांटिटी में आते हैं रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR वगैरह वगैरह। जबकि क्वालिटी में जो आता है उनमें से आपको यह क्वेश्चन अटेंड करना है। तो भैया रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट बिल्कुल आता है, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट बिल्कुल आता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल आता है, और वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो नहीं भैया, यह किनका है, यह क्वांटिटेटिव का है। तो D हमारा गलत होगा और यही हमारा आंसर होगा। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन D, वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो। चलिए आपको बताना है
गदर मूवमेंट के बारे में कि यह क्या था। ऑप्शन ए रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को, यानी कि कहाँ पे आया, ये यूएसए में आया हुआ है। नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग फ्रॉम सिंगापुर, क्या सिंगापुर से कोई ऑर्गेनाइजेशन था। तीसरा ऑप्शन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन विद हेडक्वार्टर एट बर्लिन, बर्लिन में किसका हेडक्वार्टर था, ऐसा कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था। या दी ऑप्शन कम्युनिस्ट मूवमेंट जो कि स्टार्ट हुआ था, हेडक्वार्टर था उसका ताशकंद में, क्या यह है। देखिए यहाँ पे सही आंसर मिल जाएगा आपको ऑप्शन ए में। जो मूवमेंट थी उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। चलिए आप ये बताए इन गदर मूवमेंट के जो भी लीडर है, ये गदर मूवमेंट के लीडर कौन कौन थे, आपको 2 या 3 लीडर का नाम बताना है। ठीक है, फिलहाल इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आपको यहाँ पे एसर्शन दिया है और रीजनिंग दिया हुआ है। अब एसर्शन और रीजन के बारे में सही क्या है यह आपको बताना है। An import policy instrument of economic liberalization is reduction in import duties on capital goods. रीजन बता रहा है रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज वुड हेल्प द लोकल एंटरप्रेन्योर्स टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी टू फेस द ग्लोबल मार्केट्स। देखिए एसर्शन यह बता रहा है कि आपको कैपिटल गुड्स पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी करते हो, इम्पोर्ट ड्यूटी जो लगाते हो, उनको क्या करना है, रिडक्शन करना है। किस लिए रिडक्शन करना है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी के अंतर्गत, जो कि एक महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि उनका रीज़न बता रहे हैं कि इससे इम्पोर्ट ड्यूटी कम होने से जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर पाएंगे, यानी कि सस्ता इंपोर्ट कर पाएंगे और वर्ल्ड में अपनी प्रोडक्ट के लिए कॉम्पिटिटिव बन पाएंगे। तो यह बिल्कुल सही है, रीज़न भी बिल्कुल सही है, और जो रीज़न है यह रीज़न एसर्शन का बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कंसीडर द फॉलोइंग। यह 4 संस्था का नाम दिया हुआ है और आपको बताना है करेक्ट सीक्वेंस के बारे में। तो चलो, कब किनकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी यह आपको बताना है। ठीक है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कब हुआ था, 1948 में हुआ था। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ICICI कब हुआ था, 1955 में। आपको पता होगा उनके तुरंत अगले साल 1956 में हमने क्या किया था, LIC का नेशनलाइजेशन हुआ था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यह कब हुआ था, यह हुआ था 1964 में। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यह कब हुआ था, 1963 में। तो चलो सबसे पहले क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब जहाँ पे 1 नहीं है उनको उड़ाओ, ये नहीं है, ये नहीं है। चलिए अब आपका आंसर या तो A आएगा या B आएगा या फिर D आएगा। ठीक है, चलो दूसरा क्या है, दूसरा 1955 ICICI है। तो भैया दूसरा ICICI है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। चलो मिल गया, ऑप्शन A हमारा सही आंसर हो गया। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1919 क्लियरली डिफाइन, यह किनके बारे में डिफाइन कर रहा था, क्या पावर बिटवीन जुडिशरी और लेजिस्लेशन के बारे में, सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन के बारे में, पावर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय के बारे में बता रहा था, या नॉन ऑफ द अबव। तो इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन बी, द जुरिस्डिक्शन एंड द सेंट्रल जुरिस्डिक्शन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के UPSC करंट और स्टैटिक के क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। डू शेयर, डू सब्सक्राइब एंड बी इन्फॉर्म। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।